भाईजान एक ऐसा टूर्नामेंट अभी होके गुजरा है जिसमें फीस से ज़्यादा ना बच्चों पे जुर्माना पड़ गया। माशाल्लाह 50-50 लाख का। 50-50 लाख रुपए का जुर्माना पड़ गया और इसके साथ हम जो है वो बाहर हो गए हैं। और यकीन जाने जो आखिरी मैच था ना उसमें हमारा यही दिल था कि हार जाए तो बेहतर है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो बेहतरी जो है ना वो हो जाती। लेकिन खैर भाई, पिछले वीक में हमने एक वीडियो बनाई थी और हमने ये कहा था कि उस वीक में डिसाइड हो जाएगा कि क्या होना है और क्या नहीं होना, और वो हो गया मेरी डिसाइड। प्रोडिक्शन ठीक हो गई है। आपकी क्या प्रोडिक्शन थी मुझे याद नहीं है। भैया पहले वीडियोस देखें। अब मैं इसे बंद करता हूँ फिर वीडियो देखूँ? नहीं तो फिर भी भाई, मेरे चारों पहुंच गए हैं ओके। सेमीफाइनलिस्ट। नहीं, मैंने भी यही कहा था। आपका गलत हो गया। मैंने ये बोला था कि अगर पाकिस्तान को आपने नहीं, मैंने पहुंचा ये दिया बोला था। था कि अगर पैट्रियटिज्म देखी जाए तो पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विद न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्योंकि आपने। मैं इंग्लैंड को बिल्कुल भी, अभी भी मैं इंग्लैंड को रेट नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड जो है ना वो बेसिकली 2-3 जगहों पे वो फ्लॉ में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनकी चल रही है, उनका लक अच्छा चल रहा है इस टाइम पे। उनका उनकी लक अच्छा उनकी चल रहा स्किल है। इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी बाकी टीमों की हैं। लेकिन भाई बात यह करने की कि फ़िलहाल तो भाई हम अपनी बात कर लेते हैं। चढ़ फाइनलिस्ट बताएं पहले तो। यार अभी सेमीफाइनल किस किस का है? इंडिया का और इंग्लैंड का है। इंडिया इंग्लैंड, देखें, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़। वेस्ट तो इंडीज। फिर इंडिया साउथ अफ्रीका लग साउथ रहा अफ्रीका है। वेस्ट इंडीज। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़। नहीं, वेस्ट इंडीज़ तो आउट होगी। आउट हो गई, वही मैं कह रहा हूँ सर। सॉरी, तो साउथ अफ्रीका के साथ कौन है? इंडिया है और इधर से इंग्लैंड न्यूजीलैंड है, तो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड है। हाँ जी। तो तगड़ा मैच है भाई, क्योंकि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का पहले भी मैच हुआ है, उसमें वन साइडेड जीती थी। तो या तो जो मेरी भी, फाइनलिस्ट में तो मैं साउथ अफ्रीका को पहुंचा रहा हूँ, और अलोंग विद फिर इस बार इंडिया। डेविड मिलर बाउंड्री से कैच पकड़ेगा और फिर साउथ अफ्रीका जो है वो टूर्नामेंट जीत जाएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ किसी भी टीम के उससे हटके कि भाई आपको जो है ना वो ऐसी, मतलब 2 टीमों का फाइनलिस्ट होना चाहिए जिन्होंने पहले टूर्नामेंट नहीं जीता, ताकि कुछ जो है ना वो यूनिकनेस आए। लाइक सबने जीता हुआ। साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट T20 का नहीं जीता नहीं हुआ, जीता हुआ, लेकिन उनको जीतना चाहिए। और तीसरे नंबर पे कौन सी टीम है? इंग्लैंड और इंडिया है। इंग्लैंड इंडिया वहाँ से डेफिनेटली इंडिया। तो यानी कि एक फाइनलिस्ट तो जाएगी ही जाएगी। हम्म। तो खैर, अब देखते हैं कि क्या होता है वो कल। कल के मैच में पता चल जाएगा कौन जा रहा है, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड। हाँ, कि कल साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का है। कल साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड। अच्छा यार, न्यूजीलैंड की कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है। अब इंडिया में मैच होना है तो प्योर बैटिंग विकेट होगी, तो फास्ट बॉलर्स शायद कुछ करें। लेकिन जिस तरह उन इंग्लैंड के सामने वो एक्सपोज हुए हैं ना, तो मैं इधर मार्जिन जो है फिर साउथ अफ्रीका को ही दूंगा। और दूसरी साउथ साइड अफ्रीका की बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है इंडिया में, तो उन्हें एज भी इस चीज़ का बहुत होगा। दूसरी साइड पे ये है कि जो इंडिया का मैच है इंग्लैंड के साथ, मैंने फिर कहा है कि अच्छा, इंडिया भी एक्सपोज हुआ है स्किल वाइज, इंग्लैंड भी एक्सपोज हुआ है स्किल वाइज। इंडिया कैसे एक्सपोज हुआ है कि उनकी समवट बॉलिंग जो है वो पिट रही है, वैसी बॉलिंग नहीं रही जैसे पिछले टूर्नामेंट्स में थी, खिंची हुई लाइन लेंथ। अब पता नहीं क्यों नहीं है, या शायद वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नहीं नहीं यार, वो एक लास्ट टाइम हमने सुना था बॉल चेंज हो जाती है। यार ऐसे छोड़ दें इस बात को। इस बार क्या उनके घर में टूर्नामेंट हो रहा है, बॉल नहीं चेंज हो जाएगी? ऐसी बात नहीं होती। और दूसरे नंबर पे जो बात आती है ना, उनकी बैटिंग में भी कुछ फ्लॉज नज़र आ रहे हैं कि एक बंदा खड़ा हो गया, मैच जिता गया, संजू सैमसन उनका जिता गया। नंबर 3 जो है ना, वो उन्हें मेंटली अभी टेंशन दे रहा है। विराट कोहली की रिप्लेसमेंट नहीं मिल नहीं रही। मेरे कोई। अगर संजू सैमसन नंबर 3 पे, जो उसके साथ बड़ी यार जाती हैं पिछले 10 साल में, लेकिन ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ। और भाई इंडियन अवाम जो है ना सूर्या कुमार यादव पे तपी हुई है। बहुत ज़्यादा तब। और वो कह रही है कि एक लेगेसी होती थी रोहित शर्मा विराट कोहली के टाइम पे, जो कि अब जो है ना वो नहीं है। अब ये बंदा जो है वो एक क्लाउन टाइप रोल जो है वो प्ले कर रहा है। बल्ला जाने शायद उसके फेशियल ऐसे हो, एट्रीब्यूट्स ऐसे हों, हंस हंस के तो बात करता है यार माशाल्लाह से। लोग उसको कोई एरोगेंट। अब पाकिस्तानी की बात नहीं मैं कर रहा, वो इंडियंस की जो है, पाकिस्तानियों के अपने प्रॉब्लम है और वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अच्छा, आप आ जाते हैं पाकिस्तान पे। आज से पाकिस्तान से याद है सर्जरी। अब नहीं, उससे सर्जरी। उससे सर्जरी का जो बेस पॉइंट है ना, मैं पहले आपको वो बता देता हाँ। हूँ। आज से 10 साल पहले शाहिद अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। आज 10 साल हो गए हैं, आप मुझे बताएं कि शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट वर्थ इट है कि नहीं? नहीं, टैलेंट बहुत है हमारे पास। ओके। बहुत टैलेंट है। ओके, उसको अब आ जाएं। पॉलिश नहीं हम सही कर अब पाते। सर्जरी पे आ जाते हैं, क्या इशू है? इशू तो वही रह जाएगा, पॉलिटिकल फैक्टर आ जाता है जो हमेशा से। टीम की मैनेजमेंट ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहती है टीम के ऊपर। कैप्टन के पास इख्तियार कम है, कोच के पास इख्तियार कम है, मैनेजमेंट के पास बहुत ज़्यादा इख्तियार आ जाते हैं। सर बात कुछ इस तरीके से भी है कि अभी सलमान आगा की तो भाई जगह नहीं बनती, सीधी सी बात है। ही इज़ अ गुड वनडे एंड अ टेस्ट प्लेयर, बट एज़ फार एज T20 प्लेयर इज़ कंसर्न तो भाई उसकी जगह नहीं है।
वो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन वो फिर एंकर बैट्समैन है। फिर बात यह है कि आप फिर बाबर को प्लेस करेंगे तो फिर बाबर और सलमान एंकर हैं। तो आपको कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि उमर अकमल था, ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सारे यार मिडिल हमारे ऑर्डर। पास है इरफान खान नियाजी है हमारे पास, मां देखिए सदाकत इरफान आ खान जाएगा। न्याजी जो है, माँ सदाकत भी अभी कुछ टूर्नामेंट्स उसको में ओपनर बहुत खेल रहा पॉलिश है। लगेगा, बहुत पॉलिश होना है उसे। अच्छा, दो प्रॉब्लम्स जो इस टाइम चल रहे हैं ना, वो ये चल रहे हैं कि अब हम पिछले 10 सालों से पीएसएल पे रिलाय कर रहे हैं। पीएसएल में ये होता है कि एक बंदा अच्छा खेलता है, हम उसे टीम में डाल देते हैं। हालांकि पहले, उससे पहले ये होता था कि फर्स्ट क्लास के स्ट्रक्चर में जो अच्छा परफॉर्म करता था उसे टीम में डाला जाता था, और वो आपके पास बहुत सारे नाम हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स हैं आपके पास। लेकिन अब जो पिछले 10 सालों में ये हो रहा है कि एक बंदे की गुड्डी चढ़ी होती है, आप उसे टीम में ले आते हैं, उसके बाद जब जैसे उसे रगड़ा लगता है। सर शादाब खान का क्या इशू है, क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो रहा? शादाब खान समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हुआ क्या है। शादाब खान पीएसएल में खेलता है, अच्छा खेलता है। लीग भी शादाब अच्छी खान खेलता है। लीग खेलता है, अच्छी खेलता है, डोमेस्टिक खेलता है, अच्छा खेलता है। क्या उसका कोई कॉन्फिडेंस इशू आ रहा है, कोई उसको साइकोलॉजिकल बैरियर आ रहे हैं, क्या इशू आ रहा है या उसका? मुझे लगता है उसकी पोजीशन का इशू आ रहा है। बॉलिंग में कौन सी पोजीशन है भाई? नहीं, बॉलिंग तो खैर उसकी जब से उसके हुआ था। शादाब खान एज अ बैटर, अभी शादाब खान और सकलैन मुश्ताक की उसकी मोहम्मद हफीज़ और सकलैन मुश्ताक की आपस में थोड़ी सी एक आर्गुमेंट हुआ है, क्योंकि सकलैन मुश्ताक जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेवर मतलब देते बैक कर रहे हैं शादाब खान को। तो मोहम्मद हफीज़ ने पहले उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि भाई ये एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे आप इसे या प्रेजेंट बैटिंग कर रहे बोल रहे हैं हैं। या बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे, क्योंकि इस टाइम बैटिंग अच्छी कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि शादाब खान जो है ना वो शॉर्ट प्लेसमेंट और डायरेक्शन जो है ना बॉल को अच्छी दे रहा है, गैप्स फाइंड करके उसको बाउंड्री में कन्वर्ट कर रहा है। बट पॉइंट ये है कि जो एज अ वो मिडल ओवर्स का बॉलर था, वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि नवाज़ जो है और शादाब जो है, इनके दरमियान एक बंदा फिट होता है लेकिन वो हो नहीं रहा। फ़हीम अशरफ को आपने किसी खाते में का रखा ही नहीं है। फ़हीम अशरफ हालांकि कोयटा ग्लैडिएटर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आपने उसको इतने आखिर में भेजा है कि उसकी बारी नहीं है। एक मैच में बारी है आपके सामने, इंडिया के अगेंस्ट स्पिनर चले चले, वो तो सबका ही रगड़ा लगा, लेकिन उसके बाद में उसको बैटिंग में बारी नहीं मिली। तो अब फ़हीम अशरफ का नंबर भी नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि कुछ डिसीजन जो है ना हम सही तरीके से नहीं ले रहे। मोहसिन नकवी इट सेल्फ इज़ यार अ मेरा गुड जो है मैनेजर, ना द कि पॉइंट एक इज़ आप प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हो, उनकी पोजीशन ही उन्होंने सेट हो रही है कि भाईजान तू टीम में है नहीं है, चलो कारकर्दगी करके टीम में आना है आ, नहीं है किसी के पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं टीम में आज हूँ कल नहीं हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक और इशू जो आ रहा है ना वो बाबर आजम का आ रहा है। अभी 2021 की एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप लोग के, बाबर आजम की कोई वीकनेस नहीं थी, लेकिन अब एक चलती फिरती विकेट जो है ना वो बन गए। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, उसके अंदर उनकी फॉर्म का कसूर नहीं है, चॉइस ऑफ सिलेक्शन, इन्होंने जो बात कही है कॉन्फिडेंस, उसका बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल जब वो कैप्टन थे तो वो अपनी मर्ज़ी करते थे, अपनी मर्ज़ी करने की वजह से उनका नेचुरल गेम बिल्कुल ठीक चल रहा था। उनकी बेशक वो आखिर तक खड़े रहते थे, उनकी सेंचुरियाँ भी हो जाती थी, सब कुछ बेहतर चल रहा था। कुछ अर्सा उनकी फॉर्म गिरी, कुछ अर्सा उनकी जो कैप्टनसी थी वो उस टाइम पे वो थे, उसके बाद जब वो कैप्टनसी से हटे फिर फॉर्म बहाल हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि कोई और कैप्टन आया, उसने उसकी पोजीशन चेंज कर दी। कुल मिला के पिछले 3 साल से एज अ होल बाबर आजम परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पहले वो फॉर्म गिरी हुई थी बट ही वॉज अ कैप्टन, अब जनाब वो मतलब फॉर्म आई है नहीं आई, अब शॉर्ट सिलेक्शन का इशू। फॉर एग्जांपल अब वो उसकी आदत है कि स्ट्राइक रेट का इशू बना के कि भाईजान आप इस इंटेंट से नहीं खेलोगे तो आपको टीम में इंटेंट जो चीज़ कही है, अब इंग्लैंड के अगेंस्ट जो मैच हो रहा है, एक बॉल जो कि नीचे का बॉल था, बैठा हुआ बॉल था जो ऑफ स्टंप पे था, उसकी मल्टीपल शॉट्स ये थी कि आप या तो उसको स्ट्रेट खेलते सीधे बल्ले के साथ में भी 1 रन आता 2 रन आता, या आप उसे ऑफ साइड पे खेलते, लेकिन उसने उसको क्रॉस करने की कोशिश की है और एक्सपोज हुआ है, और वो बिल्कुल क्लिप ऑफ द विकेट पे जाके वो बॉल लगी है। क्यों? क्योंकि लेग साइड पे गैप था, उस साइड पे बाबर आजम मारना चाह रहा था, ठीक है। अब उसका ये नुकसान हुआ कि उसने उस साइड पे ये सोचा कि मुझे अब इसको स्लॉक करना है, ठीक है। अगर वो अपनी नेचुरल गेम खेलता जो पहले 5-6 साल उसने खेली थी, जिसकी वजह से वो बाबर आजम बना था, वो यही थी कि ही वाज लाइक कि अच्छा जिस जगह की बॉल है उस जगह पे डायरेक्शन दे रहा है। लास्ट टाइम मैं एक एनालिसिस देख रहा था कि भाईजान अगर बाबर के पास अब ये बॉल आती है जिस पे आप वो पुल की ट्राई करते हैं, पहले वो उसे कट करता था। हाँ, जो मिचेल स्टार्क वाली बॉल थी, हाँ, एक बिल्कुल बैक फुट पे वो पंच करता था, पंच करता कट था। साइड पे, और वो बहुत ही यानी कि अब वो उसको नहीं कर रहा वो। नहीं कर रहा, उसको पुल करने की कोशिश अगर करता आप बीबीएल के उसकी शॉट्स कुछ ऐसी देखें, ही वाज लाइक गोइंग फॉर अ बिग शॉट लेग साइड पे, और वो बॉल लेट हो रही है या बॉल जल्दी आ रही है, जिसकी वजह से वो इस साइड पे जा रहा, बल्ला लगा, सीधा बॉलर के हाथ में कैच गया, सीधा फील्डर के हाथ में कैच गया। उसका पहला मैच जो था बीबीएल का, उसके अंदर भी उसने यही काम किया। तीसरा या चौथा मैच था, क्योंकि 2 मैच में उसने 50 बनाई है, ठीक है, एक मैच में वो बोल्ड हुआ है। पॉइंट ये है कि बाबर आजम जो है ना एज अ शॉर्ट सिलेक्शन जो है वो मिस्टेक कर रहा है।
और वही चीज़ उसके वनडे में भी अफेक्ट कर रही है, वही चीज़ उसके टेस्ट में भी अफेक्ट कर रही है। लेकिन बात यह है कि अभी एक हमारे बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, पीटीवी न्यूज़ पे भी आते हैं, डॉक्टर नाम मैं भूल गया हूँ, पीटीवी पे शो बाकायदा प्रॉपर शो करते हैं, जिनकी शुएब अख्तर के साथ भी 2 साल पहले एक डिस्प्यूट हुआ था, नहीं यार। नुमान न्याज। अच्छा अच्छा। डॉक्टर नुमान न्याज ने अभी रिसेंटली पॉडकास्ट किया है मंसूर के साथ, उसमें भाईजान उन्होंने ये कहा है कि ये उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स का नाम लिया, उसके अंदर उन्होंने ज़हीर अब्बास का नाम लिया, जवेद मियादाद का नाम लिया, इंज़माम उल हक का नाम लिया। उसने कहा जी ये इसका कैलिबर उन तमाम प्लेयर से बहुत ऊंचा था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन फॉर पाकिस्तान बनने के करीब था। प्रॉब्लम क्या हुआ कि पिछले 3-4 साल से आपके सामने है, ठीक है, चलती फिरती विकेट बन चुका हुआ है, और इसका नुकसान अब ये हो रहा है कि वो अब कंसीडर ही नहीं किया जा रहा। मतलब अब जब वो ड्रॉप हुआ है तो बहुत सारे लोगों को ये फील आई है कि यार अच्छा ही हो गया, और मैच हारने पे भी बहुत सारे लोगों को फील आई है कि यार ये जो गंद मचा हुआ है ना पिछले 2 सालों से, इससे भी जान छूटनी चाहिए। मतलब 24 के वर्ल्ड कप में आप ये बात कर रहे थे कि इनसे जान छुड़वाओ, फिर आपने क्या किया कि उनसे आपने जान छुड़वाई, नए लड़के लेके आए, और फिर एक रिदम सेट होने लगा, और जैसे ही 26 का वर्ल्ड कप आया आपने अब फिर वापस बैक कर दिया। ठीक है, तो अब आप बेशक 50 लाख के 1 करोड़ कर दो, वो तो दे देंगे, जुर्माना दे देंगे, कौन सा उनके पास ही जो है प्रॉब्लम है इस चीज़ का। बट पॉइंट ये है कि जुर्माने से कौन सा उनकी फॉर्म वापस आ जानी है, ठीक है। सर्जरी करनी है तो आप और अच्छे से सर्जरी मैं समझता हूँ कि जो ऑडियंस में रह के एक बंदा जलील होता है ना, खासतौर पे ग्राउंड में खड़ा फील्डिंग कर रहा है, पीछे से जो जलालत भरी आवाज़ें उसे आ रही होती हैं, फिर उसके बाद उसके जो अंदर की ज़ात होती है जो वो कह रही होती है कि भाई मैंने परफॉर्म नहीं किया पिछले कई सालों से, वो इनफ है उसको रियलाइज़ करवाने के लिए, उसको प्रेशराइज दिलाने के लिए। आपका 50 लाख रुपए प्रेशराइज नहीं कर सकता उसको वो गैरत नहीं दिला सकता, ठीक है, जो उसकी ज़ात उसको खुद गैरत दिला सकती है, बना सकती हो। तो पॉइंट ये है कि बहुत सारे बॉलर्स हैं आपके पड़े हुए हैं, और बड़े जिब्रान किस्म के बॉलर पड़े हुए हैं, बहुत सारे स्पिनर्स आपके ऐसे पड़े हैं जिनको आप ट्राई नहीं करते, ठीक है। और एक लड़का ऐसा है जो अच्छा पॉलिश हो रहा होता है, जो अच्छा रॉ टैलेंट होता है, जो फर्स्ट क्लास में अच्छा खेल रहा होता है, आप क्या करते हैं कि उसको हटा देते हैं, बेंच नहीं करते, बेंच नहीं, सीधा टीम में ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप साइम अयूब है, आपने उस पर बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, अब आप उसको नहीं निकाल सकते, अगर निकालेंगे तो भाई 65 मैच आपने उसको खिला दिए हुए हैं। साइम अयूब इज़ अ काइंड ऑफ अ बैट्समैन जिसको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, लेकिन बात यह है कि साथ में उसको पॉलिश होने की भी ज़रूरत है। जैसे वो पहले ठीक हुआ, फिर उसका पाँव टूट गया, पाँव टूटने के बाद अभी तक वो रिदम में नहीं आया। अब वो उसकी बॉलिंग अच्छी चल रही है, लेकिन वो बॉलिंग की बेस पे आया हुआ है, लेकिन ही इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर बिकॉज ही इज़ एन ओपनर। सो पॉइंट ये है कि बॉलिंग उसका सेकंड पॉइंट है, ठीक है, जिसको अब वो फर्स्ट पॉइंट बना के जो है ना नंबर 1 ऑलराउंडर बना हुआ है। तो अब मोहम्मद आमिर जो है वो बहुत सारी बातें ख़ास तौर पे इस बार उसने जियो के शो में की हैं, प्रेडिक्ट नहीं की, और रियलिटी भी बताई है कि भाई क्या ज़्यादतियाँ होती रही हैं और क्या नहीं होती रही। और हकीकत यह है कि भाई मैनेजमेंट से बंदे बहुत सारे तंग हैं। कल अलीम डार ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है, ठीक है, लेकिन उसने इस्तीफ़ा नहीं देना जिस बंदे से बाकी पूरी दुनिया तंग है, और वो आकिब जवेद है। और इसके अलावा पीटते रहो, चिल्लाते रहो, ठीक है, अंधा बांटे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ के, फिर वो वही आ जानी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि सियालकोट स्टैलियंस एंड हो गई है और वो मुल्तान सुल्तान बन गई है, मुल्तान सुल्तान वापस आ गई है, क्योंकि जिन लोगों ने उसके शेयर का मतलब कुछ करना था उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़े हैं। तो जो दूसरा मतलब कि रनर अप था बोली के अंदर, उनको यानी कि टीम मिल गई है। तो न्यू सुल्तान्स आर बैक विद 95% ऑफ द शेयर एंड 5% शेयर जो हैं वो ओजी ग्रुप के पास हैं। और इसके अलावा भाई लाहौर कलंदर वाला भी, राना साहब भी वापस आएंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स है ना, ये हॉन्ट कर रहे हैं प्लेयर की साइकोलॉजी को। और अब माइक हैंसन जो है ना, अब बहुत सारे लोग उससे तंग आ रहे हैं, लेकिन उस लेवल की सर्जरी भी नहीं होनी चाहिए कि भाई आप हटाएं और आप माइक हैंसन को हर साल कोच चेंज करें, ये भी अच्छा नहीं। अगर आप इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखें, 2021-22 में बेसबॉल आई थी जी, ब्रेंडन मैकलम एज अ कोच बने थे। इंग्लैंड ने 2023 में बड़ा बैड परफॉर्म किया था वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप में, ठीक है। इसके अलावा 2024 में भी इंग्लैंड ने बहुत बैड परफॉर्म किया था, लेकिन ब्रेंडन मैकलम जो है वो अपनी कोचिंग से नहीं हटा, वो एज अ कोच ही रहा है। इंग्लैंड को छोड़ दें यार, आप पाकिस्तान की बात कर लें, आपके मिकी आर्थर कोच थे, 2016 से 2019 तक कोच रहे हैं वो, ठीक है। फिर इमरान खान आया तो सारा सिस्टम ही चेंज हो गया ना, तो मिकी आर्थर भी मिसबाह उल हक आ गए, द ग्रेट। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें, हमारे एक और कोच थे जो 2012 में थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, डेव वाटमोर था, ठीक है। वो तकरीबन 2012 में वो कोच बने वकार यूनिस के बाद, और वो 2015 तक कोच रहे हैं, 3 साल उनका, यानी कि एक 3 साल का एक टेन्योर साइन हुआ था, उस 3 साल उन्होंने वो कंप्लीट किया, ठीक है। सो द मेरा पॉइंट ये है कि आप जिसको भी रख रहे हैं ना, तो फिर उसको टेन्योर पूरा करना, ठीक है।
लेकिन मैं ये समझता हूँ हमजा भाई कि यूनुस खान को ना कोच होना चाहिए। यूनुस खान हैज़ दैट ग्रेट माइंड, उनको कोच होना चाहिए, ठीक है। अब उनका टेम्परामेंट इशू है, वो ज़रा सा क्लैश होता है, वो बर्दाश्त नहीं करते और वो स्वेयर रिएक्शन दे जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। बट पॉइंट ये है कि उनको आना चाहिए टीम में, बैटिंग कंसल्टेंट आना चाहिए, बैटिंग कोच आना चाहिए, बट उनको टीम में आना चाहिए। भाई अब देखिए ना, वेस्ट इंडीज़ को सैमी कर रहा है, श्रीलंका को मलिंगा कर रहा है, मलिंगा और जयसूर्या दोनों सूर्या बैक ठीक है। कर रहे हैं ना, वो अपने टीम्स को बैक कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। हमारे वाले सिर्फ बातें करते हैं। अफगानिस्तान ने जोनाथन ट्रोट का टेन्योर, यार टेन्योर हर जगह ही पूरा होता है भाई, हमारे यहाँ एक्सेप्शनल केस है कि हम एक बंदे को लाते हैं उसके बाद उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो बात कुछ इस तरीके से है भाई कि अब वनडे आने वाले हैं आगे, अब T20 को ज़रा थोड़ी सी लगाम लगेगी। हाँ जी। 11 मार्च को हमारा पहला मैच है अगेंस्ट बांग्लादेश, आज 3 मार्च है, 8 दिन रह गए हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि बड़े बड़े नाम इनको रेस्ट करवाया जाएगा। अब मुझे इस लॉजिक की नहीं समझ आ रही कि क्यों रेस्ट करवाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ T20। मतलब बाबर आजम इज़ एन ODI प्लेयर, ठीक है, सलमान अली आगा इज़ एन ODI प्लेयर, आप उनको रेस्ट करवा रहे हैं। रिजवान इज़ एन ODI प्लेयर, पता नहीं अब उनको उसको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। ऐसी को खुन्नस है ना इनके दिलों में कि एक और ब्रांड का, राइवल ब्रांड का बंदा मशहूर हो रहा है तो उसको टीम में, चूंकि आपके पास मेन अथॉरिटी, तो आप उसको सामने नहीं लेके आ रहे। शाहीन अफरीदी भाई, उसकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन है, और वो कैप्टनसी मटेरियल नहीं था, उसको बनाया गया ज़बरदस्ती, अब उसको बना दिया है तो भाई अब वो ODI का कैप्टन, अब आप उसको हटा भी नहीं सकते। अब मुसीबत यह है क्योंकि 3 मैचेस में उसने कैप्टनसी की है। या तो आप ऐसा पोटेंशियल बंदा देखें जो आपको ये लगता हो कि अगले 5-10 साल के लिए चल सकता है, जैसे आपने किसी दौर में बाबर आजम को कैप्टन बनाया था, वो बाद में फिर मैनेजमेंट चेंज हुई और बाबर आजम के क्लैशेस पड़े तो वो फिर एज अ कैप्टन वो रिटायर हो गया। बट पॉइंट ये है कि आपको कोई ऐसा बंदा लगाना चाहिए जो लंबे टाइम तक टीम को लेके चले, क्योंकि अब इस तरह की छोटी छोटी चेंजेस जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। कैप्टन से याद है, वो कह रहे हैं शादाब को T20 का कैप्टन बनाना है। सर मैंने एक और सुना है, वो कह रहे हैं साहिबजादा फरहान को बनाना है। नहीं यार, सर, आप उसकी गेम खराब कर दोगे। वाइस चॉइस ये है कि आप 2028 तक का सोच के फ़खर जमान को बना दें। हाँ जी। मेरा जो है ना, साथ में साहबजादा फरहान को वाइस कैप्टन बना दें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इतना सा है कि आपको फ़खर जमान को कैप्टन बनाना चाहिए, बिकॉज ही इज़ एन ओल्ड प्लेयर, पहली बात एक्सपीरियंस प्लेयर, ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ मल्टीपल टाइम। और आप यार ये देखें कि उसने सिस्टम के साथ पंगा लिया। बाबर आजम के हक में उसने ट्वीट की, उस ट्वीट के चक्कर में मोहसिन नकवी ने खुद कह दिया कि वो उसको नहीं था करना चाहिए और उसको लसन लगाए गए, ठीक है। अब जब वो टीम में फिर वापस आया, उसको 2 मैच मिले और दोनों मैचों में उसने प्रूव किया ही हैज़ 50 और 60 प्लस एवरेज 2 मैचों में। जो कॉम्बिनेशन आपको पहले दिन से बनाना चाहिए था वो कॉम्बिनेशन आपने आखिरी मैच में बनाया, ठीक है। आपको ख्वाजा नाफे, जहाँ पे आप देखें ख्वाजा नाफे के साथ आपने एक्सपेरिमेंट किया, अब आप अगर ख्वाजा नाफे को आगे नहीं लेके चलेंगे फिर वही बात है। ऐसे पता नहीं कितने प्लेयर्स के साथ उस्मान खान को हम कितना बैक कर लें। उस्मान खान की पोजीशन नहीं है ना नंबर 6 पे यार वो ओपनर बैट्समैन है, ही इज़ एन ओपनर बैट्समैन। उसने अगर मुल्तान सुल्तान के लिए सेंचुरीज बनाई है तो वो भी ओपनिंग के लिए बनाई है। तो भाई जन ये रुदाद हैं, सुनाते जाएंगे रोते जाएंगे, ठीक है। और ये आप यकीन जानें कि हमें बहुत पहले से ही पता था, पैट्रियटिज्म एक अलग चीज़ है, लेकिन एक्सपेक्टेशन होती है। अच्छा अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ, दो तीन टूर्नामेंट्स आपको मैं बता देता हूँ। 2011, 2017 भी नहीं, सीधी सी बात है, 2011, 2012 भी, ठीक है, और उसके बाद 2019, ठीक है, और 2021। इन टूर्नामेंट्स में ना मेरे अंदर की गट फीलिंग थी कि ये टूर्नामेंट जीतने वाली टीम है। परफेक्ट कम्बिनेशन था, परफेक्ट। मतलब 2019 का कम्बिनेशन क्या था कि आपके पास ओपनिंग बैट्समैन थे, आपके पास मिडल ऑर्डर बैट्समैन था बाबर आजम की शक्ल में, मोहम्मद हफीज़ की शक्ल में, देन आपके पास नंबर 5 में शुएब मलिक था, 6 में सरफराज था, 7-8 पे आपका ऑलराउंडर था, 9-10 पे आपके बॉलर थे। एक प्रॉपर पैटर्न था, ठीक है। यही 21 में फॉलो हुआ, आपके पास हफीज़ था, मलिक था मिडल ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद आपके पास शदाब था, आपके पास नवाज़ था, ठीक हो गया। यही पैटर्न, जैसे ही वो 2 बंदे रिटायर हुए हैं, हफीज़ रिटायर हुआ है, शुएब मलिक को आपने खिलाना बंद कर दिया, अब वो भी मतलब वर्चुअली रिटायर हो गया, अब जाके हुआ बाय द वे। तो उसके बाद से आपका मिडल ऑर्डर सेट ही नहीं हुआ। आपने शान मसूद को फिट किया जो कि ओपनर एंकर बैट्समैन था, आपने नवाज़ को मल्टीपल टाइम उसने प्रूव किया, नंबर 4 पे अगेंस्ट इंडिया उसी बंदे ने आपको वो मैच जितवाया है, ठीक है। इंडिया के अगेंस्ट आप 3 मैच जीते हैं, एक मैच नवाज़ के सर सहरा जाता है, आप उसको हमेशा नंबर 6 पे खिलाते हैं। यही तो बोलने लगा हूँ कि भाई हम देखते हैं PSL में जो ओपनर काम कर गया उसे उठाओ टीम में डाल दो, अब टीम में उसकी जगह नहीं बन रही है क्योंकि ओपनर हमारे पास बहुत है, हमारे पास मिडल का कोई भी नहीं है। माइक हैंसन का एक फार्मूला है कि भाई हर बंदा थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन कर दे। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी, वो कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी, फिर क्या होगा, और अब नहीं चली,
आपने 176-77 रन की पार्टनरशिप बना दी, हाँ जी। उसके बाद 34 रन आगे आपने जोड़े। 34 रन पे आपके 8 विकेटें। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई सियाना बैट्समैन होता वो एक एंड संभालता, बेशक 2 ओवर पड़े थे, ठीक है, आपने जो बॉलें वेस्ट की हैं, आप 213-14 बनाए हैं, ये स्कोर आपका वर्चुअली जो है ना 250 पे जाता है। जैसे ही 147 क्रॉस हुआ है, ठीक है, अब ये टीम ने छोड़ दिया। स्ट्रॉन्ग अगर मगर की मैं बात बता रहा हूँ, इफ एंड बट की स्ट्रॉन्ग बात बता रहा हूँ, जैसे ही आपने 147 क्रॉस किया हमजा भाई, आपके लड़के ढीले पड़ गए हैं। ऐसे ही उसके बाद उन्होंने हिम्मत वहां पकड़ी है जाके जहाँ पे उनको ये लगा कि भाई अब तो अब मैच भी ही जा रहा गया। है, ठीक है, फिर कहीं जाके शाहीन अफरीदी को गैरत आई है और वो बॉल जो वो पीछे प्लेस कर रहा था थोड़ी आगे, और अब भाई अंपायर ने बचा दिया आपको। अंपायर ने बता आप दिया, हार वो लाइन के ऊपर बॉल आप है। हार जाते, अंपायर ने बचा वो दिया। और लाइन वो के ऊपर बॉल है। कप्तान बड़ा शरीफ था, रमीज राजा ने ट्वीट कर दी कि कप्तान शरीफ था, वरना अगर कोई और होता तो ये शायद मतलब वो कर लेता एहतजाज और ये बॉल वाइड होती। सो द पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट इज के अगर आप 250 कर लेते, आपका वर्चुअल स्कोर होना था 196 या 197, ठीक है, या 187, और उस स्कोर वो इनफ होता कि आप उनको 180 Defend तक कर 170 सकते तक थे। रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। आपने खुद वहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर की जो है ना वो की है, और अब आप भुगत रहे हैं, अब आप वापस आ गए हैं, 50 लाख भरेंगे, ठीक है, फिर वही सारा कुछ होगा, फिर वही सर्जरियाँ वर्जरियाँ होंगी, फिर वही सब कुछ होगा। अब आगे जो है ना आप इस चीज़ के मुतम्मिल नहीं हो, क्योंकि आगे मेन टूर्नामेंट आ रहा है 2027 का वर्ल्ड कप, वर्ल्ड। ठीक है। वरना फिर भाई वही बात होनी है कि भाई जब तक ये मैनेजमेंट रहेगी, जब तक ये हुकूमत रहेगी, जब तक ये लोग रहेंगे, ये चेहरे रहेंगे, एक बंदे के ऊपर बर्डन जाएगा, ये टीम ऐसे ही चलेगी, ठीक है। और अंडर 19 का आप एशिया कप का टूर्नामेंट वर्ल्ड जीत गए हैं ओडीआई में, सरफराज की उसकी मौजूदगी में। लेकिन अब आपको ये भी बताता चलूँ कि बाकी सारे टूर्नामेंट्स में आपके नाम लग रहे हैं, ठीक है, और वो सारे अंडर 19, क्योंकि वो बच्चे जो हैं उनको अभी फर्स्ट क्लास खिलाना था, आपने उठा के उन्हें अंडर 19 पे किसी को ए टीम में डाल दिया, तो कम्बिनेशन बड़ा वर्स्ट बना हुआ है। बट खैर, हमने तो सिर्फ ये चीज़ें हाईलाइट करनी है, ये बात करनी है, डिस्कस करनी है। तो बाकी मैनेजमेंट की मर्जी। भाई फाइनलिस्ट बताओ, मैं कहता हूँ विनर बताओ, हु विल विन दिस 27? इंडिया। इंडिया, ओके सर। साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड? या ना करें फिर, आप एक बताएं ना। साउथ अफ्रीका। ठीक है, इंडिया। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं, और विनर के साथ। विनर के साथ, विनर की पेप्सी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।